नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आज के इस वीडियो में हम जनवरी 2025 में कक्षा 12वीं की पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान का जो पेपर हुआ है प्री बोर्ड, उसी को हल करेंगे। इस पेपर में कई ऐसे प्रश्न हैं, चाहे वो 2 नंबर के हों या 3 नंबर के या फिर 5 नंबर के, जो वार्षिक परीक्षा में जिनके आने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पेपर जो आया है उसमें पहला प्रश्न पूछा गया है कि विभाजन के समय भारत में कुल देशी रियासतों की संख्या थी ए 530, बी 560, सी 562 और डी 565। तो सही जो जवाब है वो डी है। जब देश स्वतंत्र हुआ तो भारत में 565 देशी रियासतें थी। प्रश्न नंबर 2 है, योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा भारत को मिली, कहाँ से मिली? ए पर दिया हुआ है सोवियत संघ से, बी पर अमेरिका से, सी पर पाकिस्तान से और डी पर ब्रिटेन से। तो सही जवाब जो है वो सोवियत संघ से, जिसको भूतपूर्व सोवियत संघ कहा जाता है, वहां से भारत को योजनाबद्ध विकास की प्रेरणा मिली। प्रश्न नंबर 3 है, प्रीवी पर्स की समाप्ति की गई? तो ऑप्शन है 1979, 7 का 9 का 1979 बोलेंगे इसको, बी है 1971 और सी है 1972 और डी है 1973। तो सही जो विकल्प है वो वास्तव में बी है। 1971 में प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, इंदिरा गांधी ने इसको समाप्त किया था। प्रश्न नंबर 4 है और पूछा गया है, इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा का नारा निम्न में से किसने दिया था? 4 ऑप्शन दे रखे। ए पर है डी के बरुआ, देवकांत बरुआ इसका पूरा नाम है, बी पर इंदिरा गांधी, सी पर राजीव गांधी और डी पर अटल बिहारी वाजपेयी। तो सही जवाब जो है वो ए ऑप्शन है, डी के बरुआ ने यह नारा दिया था, इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। प्रश्न नंबर 5 है और पूछा गया है कि मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना किस नेता ने की? ए पर लाल डेंगा, बी पर उमर अब्दुल्ला, सी पर पी के महंत और डी पर है काशीराम। तो सही जवाब जो है वो लाल डेंगा है। प्रश्न नंबर 6 है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया? ए पर पंजाब, बी पर हरियाणा, सी जो ऑप्शन है वो बिहार है और डी जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो सही जो विकल्प है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार वास्तव में पंजाब राज्य में चलाया गया था। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? ए ऑप्शन है 1990 में, बी 1991, सी 1992 और डी है 1993। तो सही जवाब जो है वो 1991 आएगा इसका। उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के वित्त मंत्री हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 8 है, कोमिकोन का संबंध निम्न में से किस देश से है? ए पर है दिया हुआ है ब्रिटेन से, बी पर अमेरिका से, सी पर भूतपूर्व सोवियत संघ से और डी पर जापान से। तो सही जवाब जो है वो इसका सी है, भूतपूर्व सोवियत संघ से। प्रश्न नंबर 9 है, आसियान की स्थापना कब हुई? तो ए पर 1961, बी पर 1969, सी पर 1962 और डी पर 1967। तो जो सही जवाब है वो डी ऑप्शन है, 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 10 है और पूछा गया है कि वैश्विक सुरक्षा को किससे खतरा है? वैश्विक सुरक्षा को किससे खतरा है? ए गरीबी, बी शस्त्रीकरण, सी आतंकवाद और डी उपरोक्त सभी। तो ये सारे के सारे वास्तव में वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है, चाहे वो गरीबी है, शस्त्रीकरण, शस्त्रों को इकट्ठा करना और आतंकवाद, ये तीनों के तीनों। तो इसका सही जवाब जो है वो डी है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 11 है, सार्क एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है और नीचे ऑप्शन दे रखा है। ए पर है यूरोप का, बी पर अफ्रीका का, सी पर दक्षिण एशिया का और डी पर दक्षिण अमेरिका का। तो सही जो उत्तर है इसका वो सी है, दक्षिण एशिया का वास्तव में ये क्षेत्रीय संगठन है। और प्रश्न नंबर 12 है, वैश्वीकरण का उद्देश्य है? वैश्वीकरण का उद्देश्य है, ए पर दिया है पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह और बी पर तकनीक का स्वतंत्र प्रवाह और सी पर है श्रम का स्वतंत्र प्रवाह। तो इसका भी ऑप्शन जो है वो डी आएगा, उपरोक्त सभी तीनों के तीनों, पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह, तकनीक का स्वतंत्र प्रवाह होना चाहिए, वही वैश्वीकरण के उद्देश्य हैं। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया? भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया?
तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान, जेपी के नाम से वो जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 14 है और पूछा गया है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, उनका छोटा जो नाम है वो वीपी सिंह के नाम से ज़्यादा मशहूर थी। प्रश्न नंबर 15 है और पूछा गया है कि भारत ने पूर्व की ओर देखो, लुक ईस्ट कहते हैं इसको, लुक ईस्ट पॉलिसी, भारत ने पूर्व की ओर देखो कब की नीति जो है वो कब अपनाई। तो 1991 में ये नीति अपनाई गई थी। प्रश्न नंबर 16 है, योजना आयोग की स्थापना मार्च, खालिस्तान दिया हुआ है, में की गई। तो मार्च 1950 में इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग की। और प्रश्न नंबर 17 है, सार्क का सचिवालय खालिस्तान जगह दी गई है में स्थित है। तो सार्क का जो सचिवालय है वो वास्तव में काठमांडू में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 है, आधुनिकरण या आधुनिक समय में खालिस्तान विचारधारा विश्व में पाई जाती है। तो वर्तमान समय में जो है वो वास्तव में पूंजीवादी विचारधारा का बोलबाला है। प्रश्न नंबर जो 19 और 20 हैं वो अभिकरण और अभिकथन और कारण वाले प्रश्न हैं, असर्शन और रीजन वाले प्रश्न हैं। तो प्रश्न नंबर 19 में अभिकथन है कि भारत ने पर्यावरण सम्मेलनों में विकासशील देशों का कुशलतापूर्वक नेतृत्व किया है। और कारण है कि आधुनिक युग में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का मुख्य विषय पर्यावरण की समस्या है। कथन अगर क्या क पर दिया गया है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। ख पर दे रखा है कि कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है इसका आएगा प्रश्न नंबर 19 का। ग पर दिया गया है कि कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। और घ पर दे रखा है कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो सही जवाब जो है वो ख है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, अभिकथन में दे रखा है कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी धारणा नहीं है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी धारणा नहीं है। और कारण में दे रखा है कि तकनीकी विकास वैश्वीकरण को बढ़ावा देता है। तो इसमें भी ये 4 दे रखे हैं कि कौन सा इसमें से आएगा। क पर दिया हुआ है कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। और ख पर दे रखा है कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ग पर दे रखा है कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। और घ पर दे रखा है कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो इसका घ ही आएगा, कथन ए गलत है लेकिन कारण जो है आर जो है वो सही है। प्रश्न नंबर जो 21 है वो वास्तव में 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो प्रश्न 21 इसमें 3 प्रश्न ऐसे आएंगे जहां पर आपको विकल्प मिलेगा। तो प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है कि विकास के किन्हीं 3 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, विकास के किन्हीं 3 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना ताकि प्रति व्यक्ति आय बढ़ सके। दूसरे नंबर पर है कि रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर पैदा करना। और तीसरे नंबर पर धन का समान बंटवारा करना ताकि अमीर गरीब के भेदभाव को खत्म किया जा सके। और एक और है लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। इसी में अथवा करके प्रश्न दे रखा है दूसरा कि विकास के समाजवादी मॉडल से आप क्या समझते हैं। तो इसमें हम कहेंगे कि इस मॉडल को भूतपूर्व सोवियत संघ रूस द्वारा अपनाया गया था। यह मॉडल इस धारणा पर आधारित है कि उत्पादन और वितरण के साधनों पर एक व्यक्ति का अधिकार न होकर सरकार समाज का अधिकार होना चाहिए और सरकार को उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जो पूरे समाज के लिए उपयोगी हो। प्रश्न नंबर 22 है और दिया हुआ है कि पूछा गया है कि भारत और चीन के मध्य 2 मुख्य विवाद कौन से हैं। भारत और चीन के मध्य 2 मुख्य विवाद कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं भारत और चीन के बीच सीमा रेखा, जिसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, सीमा रेखा को लेकर विवाद है। और दूसरा है भारत ने तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा को शरण दी हुई है। इस बात को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है। चीन का कहना है कि चीन के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी है। इसी में अथवा करके प्रश्न दे रखा है
कि भारत द्वारा परमाणु शस्त्र बनाने के दो कारण क्या हैं। भारत द्वारा परमाणु शस्त्र बनाने के दो कारण क्या हैं। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि भारत के दो पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान, हम उनका नाम ले सकते हैं। भारत के दो पड़ोसी देशों के पास परमाणु हथियार हैं, इसलिए भारत के लिए भी परमाणु हथियार बनाना जरूरी है। और दूसरा, भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जब तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है तो भारत के पास इतना धन है कि वो परमाणु हथियार बना सकता है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 23 और पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। ऊपर उसमें भी आया था किस राज्य में चलाया गया था ये। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। 1984 में आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए सेना द्वारा जो कार्यवाही या जो ऑपरेशन चलाया गया था उसे ही ऑपरेशन ब्लू स्टार कहते हैं। अथवा करके प्रश्न दे रखा है इसमें, अगर ये नहीं आता है तो आप दूसरा कर सकते हैं। और दूसरा है पंजाब समझौते के कोई दो प्रावधान लिखिए। इसमें हम जो समझौते में प्रावधान हुए थे वो पहला था कि चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा, और दूसरा था हरियाणा को नई राजधानी बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, और तीसरा हम कह सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक आयोग की स्थापना की जाएगी, और पंजाबी भाषी क्षेत्र जो हैं वो पंजाब को सौंपे जाएंगे। ये बात इसमें कुछ कई प्रकार की प्रावधान किए गए थे, उसमें से दो पूछे गए हैं, तो आप दो को इसे भी लिख सकते हैं। अथवा करके हैं इसमें भी प्रश्न, इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं। प्रश्न पूछा गया है कि पंजाब में राजीव लोंगोवाल समझौता सामान्य स्थिति लाने में कितना सफल रहा है। पंजाब में राजीव लोंगोवाल समझौता सामान्य स्थिति लाने में कितना सफल रहा है। तो राजीव लोंगोवाल समझौता, जिसे पंजाब समझौते के नाम से भी जाना जाता है, 24 जुलाई 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के नेता संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच हुआ था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य पंजाब में शांति स्थापित करना था, लेकिन इस समझौते के बाद भी पंजाब में शांति स्थापित नहीं हो पाई। 20 अगस्त 1985 में ही संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से ये समझौता ज़्यादा कारगर सिद्ध नहीं हो पाया। प्रश्न नंबर 24 है और पूछा गया है कि क्षेत्रवाद के कोई दो कारण लिखिए, किस कारण से क्षेत्रवाद पैदा होता है। तो उसमें आप पहले नंबर पर लिख सकते हैं भाषा संबंधी कारण। भारत एक बहुभाषी देश है जिसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं के बोलने वाले लोगों की अलग राज्य की मांग पूरी नहीं हुई। जिन भाषाओं के बोलने वाले लोगों की अलग राज्य की मांग पूरी नहीं हुई, उन्होंने अपने लिए अलग राज्य की मांग की और उसे पूरा करवाने के लिए आंदोलन किए। इससे क्षेत्रवाद की समस्या और ज़्यादा बढ़ गई। और दूसरा आप कह सकते हैं आर्थिक कारण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश का जो आर्थिक विकास हुआ है वह समान गति से नहीं हुआ है। जिन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पाया है उन क्षेत्रों के लोगों में यह भावना पैदा हुई है कि वे विकास की दौड़ में इसलिए पीछे रह गए हैं क्योंकि सत्ता उनके हाथों में नहीं रही है। अतः इन क्षेत्रों के लोगों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग करनी शुरू कर दी ताकि सत्ता उनके हाथ में आ सके और वे अपने तरीके से अपने क्षेत्र का विकास कर सके। प्रश्न नंबर 25 है और पूछा गया है कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के कोई दो लाभ लिखिए। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के कोई दो लाभ लिखिए। तो इसमें पहले नंबर पर आप कह सकते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में विज्ञान और तकनीक के विकास को बढ़ावा मिला है, और दूसरा है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में यूरोप में शांति स्थापित हुई है क्योंकि शीत युद्ध के दौरान यूरोप दोनों महाशक्तियों को मतलब रूस और अमेरिका, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध का अखाड़ा बना हुआ था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के गुट में शामिल थे और पश्चिमी यूरोप के देश अमेरिका के गुट में शामिल थे। तीसरे नंबर पर आप कह सकते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में साम्यवादी विचारधारा की लोकप्रियता कम हुई है, और चौथे नंबर पर आप लिख सकते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में वैश्विक स्तर पर आर्थिक सुधार लागू होने से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला है। प्रश्न नंबर 26 है और पूछा गया है कि सार्क के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो कई आप उद्देश्य लिख सकते हैं। उसमें पहले नंबर पर है एक दूसरे की स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और अखंडता का सम्मान करना ताकि एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी
और एक दूसरे के आंतरिक मामलों, तो सही हम लिखेंगे, बोलेंगे इसको, एक दूसरे की स्वतंत्रता, प्रभुसत्ता और अखंडता का सम्मान करना तथा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करना। दूसरा है एक दूसरे के बीच सहयोग को बढ़ाना तथा साथ ही दूसरे देशों के बीच भी सहयोग को बढ़ाना। और तीसरा है दक्षिण एशिया के लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करना ताकि उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना। इसी प्रकार चौथा है सार्क जैसे उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनी अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहयोग करना। और पांचवा है एक दूसरे की समस्याओं के प्रति आपसी विश्वास और सूझबूझ दिखाना। इसी प्रकार प्रश्न नंबर जो 27 है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो कई उद्देश्य हैं, उसमें से 2 आप बता सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वार्षिक परीक्षा में जब होता है तो उसमें आमतौर पर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो उद्देश्यों में हम पहले नंबर पर कह सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियों को भावी विश्व युद्ध से बचाना। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। और चौथा है सभी राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना। और पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय संधियों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना। प्रश्न नंबर 28 है, तो यहाँ 8 जो ये प्रश्न है ये वास्तव में 2-2 नंबर के आते हैं। वैश्विक ताप वृद्धि क्या है? वैश्विक ताप वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम कहते हैं, क्या है? तो पृथ्वी के तापमान में लगातार होने वाली वृद्धि को वैश्विक ताप वृद्धि कहते हैं। पृथ्वी के तापमान में लगातार होने वाली वृद्धि को वैश्विक ताप वृद्धि कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जैसी गैसें उत्तरदायी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 29 है, ये 3 नंबर के यहाँ से स्टार्ट होते हैं। एक प्रजातंत्रीय राज्य के लिए राजनीतिक दल क्यों अनिवार्य हैं? एक प्रजातंत्र या लोकतांत्रिक राज्य के लिए राजनीतिक दल क्यों अनिवार्य हैं? तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि अगर राजनीतिक दल न हो तो सारे उम्मीदवार स्वतंत्र या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में कोई भी उम्मीदवार बड़े नीतिगत बदलाव के बारे में लोगों से चुनावी वायदे करने की स्थिति में नहीं होगा। सरकार तो बन जाएगी लेकिन उसकी उपयोगिता संदिग्ध होगी। निर्वाचित प्रतिनिधि सिर्फ अपने चुनाव क्षेत्रों में किए गए कामों के लिए ही जवाबदेह होंगे, लेकिन देश कैसे चले इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए राजनीतिक दलों का होना लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। अथवा करके दूसरा प्रश्न इसमें दे रखा है कि भारत में एक दल की प्रधानता के कोई 3 कारण लिखिए। भारत में एक दल की जो प्रधानता थी वास्तव में वो कांग्रेस थी। कांग्रेस लंबे समय तक शासन करती रही है। भारत में एक दल की प्रधानता के कोई 3 कारण लिखो। तो इसमें पहले नंबर पर है कि देश को आज़ाद करवाने में योगदान। कांग्रेस ने देश को आज़ाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देश को आज़ाद करवाने के लिए इस दल के नेताओं ने जेलों में जो कष्ट, यहाँ कष्ट हैं, जेलों में जो कष्ट सहे थे उसके कारण यह दल जनता में लोकप्रिय बन गया था। इसी लोकप्रियता के कारण जनता पहले 3 आम चुनाव तक कांग्रेस को वोट देती रही। दूसरा है राष्ट्रव्यापी संगठन। कांग्रेस के पास गांव-गांव तथा शहर-शहर तक फैला हुआ एक व्यवस्थित संगठन था। इस संगठन में सबकी बात सुनी जाती थी। इसके अलावा कांग्रेस में कर्मठ कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया जाता था। ये कार्यकर्ता तन मन से पार्टी की सेवा करते थे। यह बात भी पहले 3 चुनाव में कांग्रेस के जीतने का कारण बनी। तीसरा है व्यापक जनाधार। कांग्रेस में सभी धर्मों, जातियों और विचारों के लोग शामिल थे। देश के आज़ाद होने के बाद भी ये लोग कांग्रेस से जुड़े रहे और चुनाव में कांग्रेस को वोट देते रहे। प्रश्न नंबर 30 है, सन 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? सन 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान 2 प्रधानमंत्रियों की जल्दी जल्दी मृत्यु होने के कारण जहां उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हुआ, वहीं दूसरी ओर देश के सामने गरीबी, बेरोजगारी, सांप्रदायिकता और क्षेत्रीय विभाजन जैसी समस्याएं खड़ी थी। इन कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र के असफल होने का खतरा पैदा हो गया था। इसलिए 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है।
अथवा करके दूसरा प्रश्न दे रखा है प्रश्न नंबर 30 में ही, सन 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का अर्थ क्या है, क्या अर्थ है ये बताना है। 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में सिंडिकेट का क्या अर्थ है। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि 1960 के दशक में कांग्रेस के अंदर कुछ प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था जिसे सिंडिकेट कहा जाता था। इस समूह में के कामराज, एस के पाटिल, नीलम संजीवा रेड्डी, एस निजलिंगप्पा जैसे नेता शामिल थे। इन नेताओं का पार्टी पर पूरा नियंत्रण था और ये अपने आप को किंग मेकर समझते थे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाने में इस समूह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न नंबर 31 है, गुजरात नवनिर्माण आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन। तो गुजरात पहले बंबई प्रांत का एक भाग था। 1 मई 1960 को बंबई प्रांत को 2 राज्यों महाराष्ट्र और गुजरात में बांट दिया गया। अलग राज्य बनने के बाद अहमदाबाद को गुजरात की राजधानी बनाया गया। 1973 में गुजरात में कांग्रेस की सरकार थी और चिम्मन भाई पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इसी साल वर्षा न होने के कारण देश में अनाज की कमी हो गई। अनाज की कमी होने के कारण महंगाई बढ़ने लगी। इस महंगाई का प्रभाव गुजरात पर भी पड़ा। जनवरी 1973 में अहमदाबाद के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हड़ताल पर चले गए क्योंकि वहां हॉस्टल में दिए जाने वाले खाने में 20% की वृद्धि कर दी गई थी। इसके बाद पूरे गुजरात में सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। जब सरकार आंदोलन को दबाने में असफल रही तो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री चिम्मन भाई पटेल को अपने पद से उनके पद से हटा दिया गया और स्थिति पर काबू पाने के लिए गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। 1975 में जब राज्य में दोबारा चुनाव करवाए गए तो इन चुनावों में कांग्रेस की हार हुई और राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इससे केंद्र सरकार की छवि को गहरा धक्का लगा। अथवा करके है दूसरा प्रश्न इसमें भी। 1977 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करें। 1977 में के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करो। तो आपातकाल के दौरान सरकार ने अनेक गलत काम किए जिसके कारण लोग कांग्रेस से नाराज हो गए और उन्होंने 1977 के चुनाव में कांग्रेस को वोट नहीं दिए। कांग्रेस की हार के कई कारण थे। उसमें पहला जो कारण था वो था संजय गांधी की असंवैधानिक भूमिका। आपातकाल के दौरान संजय गांधी ने किसी पद पर न होते हुए भी प्रधानमंत्री की सभी शक्तियों का प्रयोग अपनी इच्छानुसार किया। उस समय जो भी निर्णय लिए जाते थे वे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के निर्णय नहीं होते थे बल्कि संजय गांधी के निर्णय होते थे। अतः संजय गांधी की इस भूमिका से लोग खासे नाराज थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिए। दूसरा है परिवार नियोजन कार्यक्रम को जबरदस्ती लागू करना। आपातकाल के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को जबरदस्ती लागू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों को जबरदस्ती अस्पताल में ले जाकर नसबंदी कर दी जाती थी। इस दौरान कई ऐसे मामले भी प्रकाश में आए जब कुंवारे लोगों की भी नसबंदी कर दी गई। इस कार्यक्रम के कारण भी लोग कांग्रेस से नाराज थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिए। तीसरा है मीसा कानून को लागू करना। आपातकाल के दौरान सरकार ने मीसा कानून को लागू करने के लिए निवारक नजरबंदी कानून का खुलकर दुरुपयोग किया। इस कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून का लाभ उठाते हुए सरकार ने लाखों की संख्या में लोगों को पकड़कर जेलों में डाल दिया। अतः इस कानून के कारण भी लोग कांग्रेस से नाराज थे और उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिए। चौथा कारण आप लिख सकते हैं कीमतों में भारी वृद्धि। आपातकाल के दौरान कीमतों में भारी वृद्धि हुई, इससे आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया। लेकिन सरकार ने कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए। इससे भी लोग कांग्रेस से नाराज हो गए और उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दी। प्रश्न नंबर 32 है और पूछा गया है कि भारत में गठबंधन सरकार की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी 3 कारणों का वर्णन कीजिए। भारत में गठबंधन सरकार की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी 3 कारणों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जब चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता
और कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो इसे गठबंधन सरकार या फिर मिलीजुली सरकार कहते हैं। कई कारण है उत्तरदायी इसमें। पहले पर हम कह सकते हैं भारत में राजनीतिक दलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, हर राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करना चाहता है। और दूसरा है भारत का समाज धर्म जाति के आधार पर बटा हुआ है। और तीसरा है भारत में राजनीतिक दलों की कोई विचारधारा नहीं है। तो प्रश्न नंबर 33 है और पूछा गया है कि सोवियत संघ के विघटन के विश्व राजनीति पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव लिखिए। सोवियत संघ के विघटन के विश्व राजनीति पर पड़ने वाले कोई 3 प्रभाव लिखिए। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध का अंत। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच जो शीत युद्ध चल रहा था, सोवियत संघ के विघटन के बाद वह शीत युद्ध समाप्त हो गया है। दूसरा जो प्रभाव पड़ा है वो है एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की उत्पत्ति। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व 2 गुटों में बट गया था, एक गुट अमेरिका का था और दूसरा गुट सोवियत संघ का था। इसे 2 ध्रुवीयता का नाम दिया गया। लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद अब अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में बचा है, जिसके कारण एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था की उत्पत्ति हुई है। और तीसरा है साम्यवादी विचारधारा की घटती लोकप्रियता। सोवियत संघ के विघटन के बाद नए बने देशों ने साम्यवाद के स्थान पर उदारीकरण, लोकतंत्र और बाजार आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाया है, जिसके कारण साम्यवाद की लोकप्रियता घटी है। प्रश्न नंबर 34 है और पूछा गया है कि आसियान के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। तो पहले नंबर पर हम कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करना, ये पहला उद्देश्य है। दूसरा, इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करना। और तीसरा है सदस्य देशों के बीच साझा व्यापार को बढ़ावा देना। और चौथा है सदस्य देशों के बीच संचार, पर्यटन और परिवहन के क्षेत्रों में सहयोग करना। प्रश्न नंबर 35 है, आसान सा प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण के 3 कारण लिखिए। तो पर्यावरण प्रदूषण जिन जिन कारणों से हो रहा है उसमें पहला है बढ़ती हुई जनसंख्या। वर्तमान समय में विश्व की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या प्रकृति पर बोझ होती है और पर्यावरण को प्रदूषित करती है। दूसरा है वनों की कटाई। वन पर्यावरण को साफ सुथरा रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। लेकिन आज मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वनों को काटा जा रहा है, इससे भी पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। और तीसरा है अत्यधिक ऊर्जा का प्रयोग। आज कोयला, पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। इनके प्रयोग से अनेक विषैली गैसें निकलकर पर्यावरण में मिलकर पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। प्रश्न नंबर 36 है, वैश्विक गरीबी पर टिप्पणी लिखिए। मानव सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा वैश्विक गरीबी भी है। वर्तमान समय में विश्व की कुल जनसंख्या लगभग 7 अरब है। इस कुल जनसंख्या का एक बड़ा भाग एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में रहता है और इन महाद्वीपों में रहने वाली ज़्यादातर जनसंख्या गरीब है। गरीबी के कारण इन देशों के लोग कुपोषण, बीमारी और निम्न जीवन स्तर का शिकार हैं। इसके अलावा गरीबी के कारण इन देशों के लोग शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से भी दूर हैं। प्रश्न नंबर 37 है और ये जो है 4 नंबर के प्रश्न है, ये 5-5 नंबर के प्रश्न है। ये पहला प्रश्न है कि राष्ट्र निर्माण के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। राष्ट्र निर्माण के, क्योंकि 8 जो है वो 3 नंबर के प्रश्न आने हैं, उसके बाद 4 जो है वो 5-5 नंबर के आने हैं। तो पहला प्रश्न है 5 नंबर का, राष्ट्र निर्माण के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। इसमें पहले नंबर पर हम कह सकते हैं भौगोलिक एकता। राष्ट्र को जन्म देने में जमीन का बहुत अधिक महत्व होता है। जब लोगों का एक समूह किसी निश्चित भूभाग पर साथ साथ रहने लग जाता है तो उनमें एकता की भावना पैदा हो जाती है। एक निश्चित भूमि पर साथ साथ रहने के कारण ही भारत के लोग स्वयं को भारतीय कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा है समान जाति। एक जाति के लोग एक दूसरे को अपना समझते हैं। इस अपनेपन के कारण उनमें एकता की भावना होती है। एकता की यही भावना राष्ट्र को जन्म देती है। तीसरा है समान संस्कृति। संस्कृति का अर्थ लोगों के खान पान, पहनावे, आदतों, रीति रिवाजों, भाषा आदि से है, जो उन्हें दूसरों से अलग पहचान देती है। जिन लोगों की एक समान संस्कृति होती है उनमें एकता की जबरदस्त भावना होती है और एकता की यही भावना राष्ट्र को जन्म देती है। चौथा है समान धर्म।
धर्म का लोगों के जीवन में खास स्थान होता है। धर्म की रक्षा के लिए लोग बड़े से बड़ा बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक धर्म के लोगों में एकता की जबरदस्त भावना होती है और एकता की यही भावना राष्ट्र को जन्म देती है। पांचवा है सार्वजनिक इच्छा। यदि लोगों में इकट्ठा रहने की जबरदस्त इच्छा है तो इससे एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। इसके विपरीत यदि लोगों में इकट्ठा रहने की इच्छा नहीं है तो राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। उसके बाद छठा है सामान्य हित। यदि लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक हित समान हो तो भी उनमें एकता की जबरदस्त भावना पाई जाती है। एकता की यही भावना राष्ट्र को जन्म देती है। उदाहरण के लिए देश को स्वतंत्र करवाने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए गए आंदोलनों ने सारे भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया था। लोगों की इस एकता के आगे अंग्रेजी सरकार को भी झुकना पड़ा था। और सातवां है सामान्य मातृभूमि। व्यक्ति जिस स्थान पर जन्म लेता है उस स्थान से प्यार होना लाजमी है। एक ही स्थान पर जन्म लेने वाले व्यक्ति अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं और इस प्यार के कारण वे आपस में बंध जाते हैं। उदाहरण के लिए भारत से लाखों की संख्या में सिख अमेरिका, कनाडा गए हुए हैं, लेकिन मातृभूमि से प्यार होने के कारण वे अपने आप को भारतीय ही समझते हैं। अथवा करके दूसरा प्रश्न दे रखा है और प्रश्न है कि राष्ट्र निर्माण के मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाओं का वर्णन करें। तो कई सारी बाधाएं, उसमें पहला है जातिवाद। जातिवाद का अर्थ ऐसी संकीर्ण भावना से है जिसमें लोग अपनी जाति को श्रेष्ठ समझते हैं लेकिन दूसरी जातियों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यह भावना एक जाति के लोगों को दूसरी जाति के लोगों से दूर ले जाती है। इसके कारण उनमें एकता की भावना पैदा नहीं हो पाती है, जबकि राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों में एकता की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का अर्थ ऐसी संकीर्ण भावना से है जिसमें एक धर्म के लोग अपने धर्म को तो श्रेष्ठ समझते हैं लेकिन दूसरे धर्मों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं। यह भावना एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से दूर ले जाती है। इसके कारण उनमें एकता की भावना पैदा नहीं हो पाती है, जबकि राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों में एकता की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद का अर्थ ऐसी संकीर्ण भावना से है जिसमें किसी राज्य या उसके किसी क्षेत्र में रहने वाले लोग पूरे देश के बारे में न सोचकर केवल अपने क्षेत्र से लगाव रखते हैं और उसी के विकास के बारे में सोचते हैं। क्षेत्रवाद की इसी भावना के कारण आज भारत के लोग अपने आप को भारतीय नागरिक न समझकर पंजाबी, बिहारी, हरियाणवी, गुजराती कहलवाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। क्षेत्रवाद की भावना के कारण भी लोगों में एकता की भावना पैदा नहीं हो पाती है, जबकि राष्ट्र निर्माण के लिए एकता की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। चौथा है भाषावाद, जो राष्ट्रवाद के निर्माण में बाधा है। भाषावाद का अर्थ राष्ट्रीय भाषा की उपेक्षा करते हुए अपनी भाषा को अच्छा समझना है और दूसरी भाषाओं को निम्न दृष्टि से देखना है। हालांकि संविधान द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया है, लेकिन फिर भी भारत के सभी लोग, खासकर दक्षिण भारत के लोग, उसे राष्ट्रीय भाषा मानने के लिए तैयार नहीं हैं। दक्षिण भारत के लोगों का कहना है कि हिंदी उत्तर भारत के लोगों की भाषा है जिसे जबरदस्ती दक्षिण भारत के लोगों पर थोपा जा रहा है। अतः अलग अलग भाषाएं होने के कारण भी भारत के लोगों में एकता की भावना पैदा नहीं हो पाई है, जबकि राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों में एकता की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। पांचवा है गरीबी। जीवन यापन के लिए मौलिक आवश्यकताओं का पूरा न होना गरीबी है। गरीबी भी राष्ट्र निर्माण के मार्ग में एक बाधा है, क्योंकि गरीब व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी चिंता अपने लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना होती है। देश प्रेम नाम की उसमें कोई चीज़ नहीं होती है, इसलिए उसमें एकता की भावना पैदा नहीं हो पाती, जबकि राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों में एकता की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। क्षेत्रीय असंतुलन का अर्थ देश के सभी क्षेत्रों का समान विकास न होना है, या जब कुछ क्षेत्रों का अधिक विकास हो जाता है और कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह जाते हैं तो इसे क्षेत्रीय असंतुलन कहते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के सभी क्षेत्रों का समान विकास नहीं हो पाया है। जिन क्षेत्रों का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है
वे अपने आप को देश से कटा हुआ महसूस करते हैं, जिसके कारण उनमें एकता की भावना पैदा नहीं हो पाई है, जबकि राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों में एकता की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। और 7वां पॉइंट है प्रशासनिक भ्रष्टाचार। इसमें से लिखने आपने 5 है, तो ज़्यादा इसलिए है कि जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, लाल फीताशाही और प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप ने प्रशासन को इतना प्रभावित कर दिया है कि आज उच्च स्तर से लेकर निचले स्तर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आज खाओ खिलाओ और खाने दो का तरीका चल पड़ा है। हर कोई देश को लूटने में लगा हुआ है। इन सब बातों के कारण भी लोगों में एकता की भावना पैदा नहीं हो पाई है, जबकि राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों में एकता की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 38 है, भारत चीन संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो भारत और चीन एशिया महाद्वीप के 2 प्रमुख देश हैं। प्राचीन काल में दोनों देशों के यात्री एक दूसरे देश में आते जाते थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसने चीन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश की। स्वतंत्रता के बाद दोनों देशों के बीच कुछ समय तक अच्छे संबंध भी रहे, लेकिन बाद में इन संबंधों में तनाव आना शुरू हो गया। दोनों देशों के बीच संबंधों का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। उसमें पहला है चीन द्वारा तिब्बत पर आक्रमण। तिब्बत भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित भारत और चीन के बीच एक विशाल पठार है। चीन शुरू से ही तिब्बत को अपना हिस्सा मानता रहा है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं रहा है। 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उसे अपने में मिला लिया। दुनिया के सभी देशों ने चीन की इस कार्यवाही की कड़ी आलोचना की, लेकिन भारत ने तिब्बत पर चीन के आक्रमण को सही ठहराया। राजनीति के जानने वालों का मानना है कि भारत द्वारा तिब्बत पर चीन के आक्रमण को सही ठहराना भारत की सबसे बड़ी गलती थी। दूसरा है पंचशील का समझौता। 1954 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच पंचशील का समझौता हुआ। इस समझौते में 5 बातें कही गई थी, जो इस प्रकार थी। क है, दोनों देश एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। दोनों देश एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। दोनों देश एक दूसरे के लाभ के लिए काम करेंगे। और 5वां था, दोनों देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व या जियो और जीने दो की नीति में विश्वास करेंगे। तीसरा जो शीर्षक है वह है सीमा विवाद। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। इस रेखा को 1914 में शिमला में भारत, चीन और तिब्बत के नेताओं द्वारा एक बैठक में तय किया गया था। यह रेखा उस समय भारत के विदेश सचिव आर्थर हेनरी मैकमोहन ने खींची थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस रेखा को मैकमोहन लाइन कहा जाता है। 1956 तक चीन इसे ही सीमा रेखा मानता रहा, लेकिन 1956 के बाद चीन ने इस सीमा रेखा पर आपत्ति उठानी शुरू कर दी। चीन का कहना था कि दोनों देशों के बीच सीमा रेखा को ठीक प्रकार से निर्धारित नहीं किया गया है। 1956 के बाद चीनी सरकार द्वारा जितने भी मानचित्र प्रकाशित किए गए उन सभी में भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई चीन वाले हिस्से को चीन में दिखाया गया। जब भारत ने इस तरफ चीन का ध्यान आकर्षित किया तो चीन ने इसे पुरानी सरकार की गलती बताया और आने वाले समय में इन नक्शों को ठीक करने का आश्वासन दिया, लेकिन चीन ने ऐसा कुछ नहीं किया। उल्टे वह इन क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए सड़कें बनाने लगा। इसके बाद चौथा पॉइंट है भारत सरकार द्वारा दलाई लामा को शरण देना। 1959 में तिब्बत के लोगों ने तिब्बत को स्वतंत्र करवाने के लिए चीनी सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। चीनी सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए तिब्बत के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इन अत्याचारों से डरकर तिब्बत के लोग अपने धर्मगुरु दलाई लामा के साथ भारत पहुंचे। भारत सरकार ने उन्हें अपने यहाँ शरण दे दी, लेकिन चीन ने इस बात पर आपत्ति जाहिर की और कहा कि भारत पंचशील समझौते को तोड़ रहा है, जिसमें यह कहा गया था कि दोनों देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करेंगे। 5वां पॉइंट है भारत चीन युद्ध 1962। भारत सरकार द्वारा तिब्बत के लोगों और उनके धर्मगुरु दलाई लामा को अपने यहाँ शरण देने से चीन नाराज हो गया और उसने 1959 में
भारत के लद्दाख क्षेत्र के 12,000 वर्ग मील पर कब्जा कर लिया। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चीन पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह भारत के क्षेत्र को खाली करे, लेकिन चीन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने लगा और सीमा पर सैनिकों के बीच छोटी मोटी झड़पें होने लगी। 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में भारत की बुरी तरह से हार हुई। चीन ने भारत के हजारों वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जो आज भी चीन के कब्जे में है। इस युद्ध के बाद भारत और चीन के संबंध काफ़ी बिगड़ गए। 1977 में 1977 में जब भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी तो चीन के साथ संबंधों को सुधारने के लिए उस समय के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चीन की यात्रा पर गए, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों में कोई खास सुधार नहीं हुआ। दिसंबर 1991 में चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग भारत की यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 3 समझौते हुए। पहला, दोनों देश सीमा विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाएंगे, दोनों देश आपस में व्यापार को बढ़ावा देंगे और दोनों देश मुंबई और शंघाई में राजदूत कार्यालय खोलेंगे। इस यात्रा के बाद से दोनों देशों के संबंधों में सुधार होने लगा है। अक्टूबर 2019 में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने व्यापार और निवेश जैसे मुद्दों पर बात की और आपसी झगड़ों का समाधान आपसी सहमति के साथ करने पर बल दिया। एक और पॉइंट है जिसके कारण विवाद है, वो है गलवान घाटी विवाद। गलवान घाटी लद्दाख क्षेत्र में चीन की सीमा के पास स्थित है। 15 जून 2020 को चीनी सैनिकों ने गलवान घाटी में घुसने की कोशिश की, जिसका भारतीय सैनिकों ने विरोध किया। इस झड़प में कई भारतीय सैनिक शहीद हो गए। इस घटना ने भारत चीन संबंधों को फिर से तनावपूर्ण बना दिया है। अथवा करके दूसरा प्रश्न दे रखा है कि भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों का वर्णन करें। तो कोई भी देश जब अपनी विदेश नीति का निर्माण करता है तो निम्नलिखित तत्वों को ध्यान में रखता है। उसमें पहला है भौगोलिक तत्व। किसी भी देश की विदेश नीति उस देश की भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होती है। भारत की विदेश नीति भी यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से प्रभावित है। भारत के उत्तर में चीन है, जिससे भारत का एक बार युद्ध हो चुका है। पश्चिम में पाकिस्तान है, जिसके साथ भारत के संबंध कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। अतः भारत ऐसी विदेश नीति का निर्माण नहीं कर सकता है जो उसके पड़ोसी देशों के विरुद्ध हो। अतः अपने पड़ोसी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना भारत की विदेश नीति रही है। दूसरा है ऐतिहासिक तत्व। भारत प्राचीन काल से ही एक शांति प्रिय देश रहा है। यहाँ के लोगों के विचारों पर गौतम बुद्ध, महावीर जैन, गुरु नानक देव और महात्मा गांधी जैसे महान लोगों के विचारों का प्रभाव पड़ा है। अतः भारत की विदेश नीति का एक आधार शांतिपूर्ण सह अस्तित्व रहा है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जियो और जीने दो भारत की विदेश नीति रही है। आर्थिक तत्व। जब देश आज़ाद हुआ तो देश में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी का बोलबाला था। उस समय देश के पास इतना पैसा नहीं था कि वह खुद इन समस्याओं को दूर कर सकता। अतः देश के आर्थिक विकास के लिए विदेशी सहायता की जरूरत थी। अतः दूसरे देशों से आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए और उनसे मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना भी भारत की विदेश नीति रही है। अंतर्राष्ट्रीय तत्व हैं। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक गुट सोवियत संघ का था और दूसरा गुट अमेरिका का गुट था। भारत के लिए किसी एक गुट में शामिल होने का अर्थ अपनी स्वतंत्रता को फिर से गिरवी रख देना था। इसलिए भारत ने दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल न होने का निर्णय किया। और पांचवा है सैनिक तत्व। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय वह सैनिक दृष्टि से एक कमजोर देश था। देश की सेनाओं के पास आधुनिक अस्त्र शस्त्रों की भारी कमी थी। अतः सेना को आधुनिक अस्त्र शस्त्रों से युक्त करने के लिए उन सभी देशों के साथ संबंध स्थापित करना जरूरी था जिनके पास ये अस्त्र शस्त्र थे। प्रश्न नंबर 39 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी के पक्ष में तर्क दीजिए। तो भारत के नागरिक के रूप में मेरा यह विचार है कि भारत को भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया जाना चाहिए, क्योंकि भारत स्थायी सदस्य बनने की सभी शर्तें पूरी करता है। जैसे जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है, जिसमें विश्व की कुल जनसंख्या का 16% भाग निवास करता है। जिस देश में इतनी बड़ी जनसंख्या रहती है उसे सुरक्षा परिषद
की सदस्यता अवश्य मिलनी चाहिए। दूसरा है कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक देश है, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किसी भी सदस्य देश को सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं है। अतः गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों को सुरक्षा परिषद में उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए भारत को स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। इसके बाद है तीसरा पॉइंट, पिछले कुछ वर्षों में भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। वर्तमान समय में भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए भी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। चौथा है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत ने हमेशा ही रंगभेद की नीति और उपनिवेशवाद का विरोध किया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के नाते भी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। पांचवा, हम कह सकते हैं कि विश्व शांति की स्थापना में भारत ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशनों पर भारत ने अपनी सेनाएं भेजी है, इसलिए भी भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता दी जानी चाहिए। और छठा है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को नियमित रूप से वित्तीय सहायता दी है। अथवा करके लिख सकते हैं, अगर ये नहीं आता है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों आवश्यक है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ क्यों आवश्यक है, कारण बताइए। तो विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए विभिन्न देशों के बीच किसी न किसी बात को लेकर हमेशा झगड़े होते रहते हैं। कई बार ये झगड़े इतना भयानक रूप ले लेते हैं कि देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की ठान लेते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि देशों के आपसी झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से कोई हल निकाला जाए, लेकिन यह केवल तभी हो सकता है जब कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन देशों के मध्य बीच बचाव करे। अतः विश्व शांति और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई बार राष्ट्रों के सामने ऐसे काम या समस्याएं आ जाती हैं जिनका समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता है, बल्कि उन्हें साथ मिलकर ही निपटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई महामारी या रोग, कुछ रोगों को केवल तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व के सभी देश उन्हें खत्म करने में सहयोग दें, अपनी जनसंख्या को टीके लगवाएं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन सभी देशों को एक मंच प्रदान करता है जहां पर सभी देश मिलकर इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। और एक ये भी है, एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की मनमानी को रोकने के लिए शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा है और विश्व के अन्य देशों को अपने कहे अनुसार चलाने लगा है। ऐसी स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संगठन कमजोर देशों को एक मंच प्रदान करता है जहां पर ये देश इन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं जिनका संबंध सभी देशों से है और शक्तिशाली देशों को धौंस जमाने से रोक सकते हैं। प्रश्न नंबर 40 है, क्या आप इस तर्क से सहमत है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है? क्या आप इस कथन से तर्क से सहमत है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है? यह बात बिल्कुल सही नहीं है कि वैश्वीकरण से सांस्कृतिक विभिन्नता बढ़ रही है, बल्कि वैश्वीकरण से तो सांस्कृतिक समरूपता बढ़ रही, अर्थात संसार के देश एक दूसरे की संस्कृति को अपनाने लगे। जैसे भारत के लोग अमेरिकन जीवन शैली अपना रहे हैं, जीन्स टी शर्ट पहनना, पिज़्ज़ा बर्गर खाना, हॉलीवुड की फिल्में देखना आम बात हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि विश्व संस्कृति के नाम पर पश्चिमी संस्कृति को लादा जा रहा है, क्योंकि देखने में आया है कि राजनीतिक और आर्थिक रूप से ताकतवर देश की संस्कृति कम ताकतवर समाजों पर अपनी छाप छोड़ती है और संसार वैसा ही दिखाई देने लगता है जैसा ताकतवर देश की संस्कृति से बनाना चाहती है। अमेरिका की संस्कृति काफ़ी आकर्षक है, इसलिए दुनिया के सभी देश इसकी तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इससे पूरे विश्व की समृद्ध संस्कृतियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जो लोग यह तर्क देते हैं वे अक्सर दुनिया के मैकडॉनल्डीकरण की तरफ इशारा करते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि यह सोचना गलत है कि वैश्वीकरण के संस्कृति पर केवल नकारात्मक प्रभाव ही पड़ रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि संस्कृति कोई जड़ वस्तु नहीं है। हर संस्कृति हर समय बाहरी प्रभावों को स्वीकार करती रहती है और कभी कभी बाहरी प्रभाव संस्कृति को विकसित भी करते हैं। उदाहरण के लिए बर्गर
मसाला डोसा का विकल्प नहीं है, लेकिन बर्गर का विकल्प आने से हमारे भोजन की पसंद में एक चीज़ और शामिल हो गई है, इसलिए बर्गर से कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ अमेरिका की नीली जींस को हथकरघा पर बुने खादी के कुर्ते के साथ पहना जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। मज़ेदार बात तो यह है कि इस अनूठे पहरावे को अब उसी देश को निर्यात किया जा रहा है जिसने हमें नीली जींस दी है। जींस के ऊपर कुर्ता पहनने अमेरिकियों को देखना अब आम बात हो गई है। उसके बाद है वैश्वीकरण के विपक्ष में तर्क दीजिए। तो इसमें हम कह सकते हैं, पहला है कि राज्य के स्वरूप में परिवर्तन है। वैश्वीकरण के कारण राज्य के स्वरूप में परिवर्तन आया है। जहां पहले कल्याणकारी राज्य की विचारधारा प्रचलित थी, वहीं अब कम से कम हस्तक्षेप करने की विचारधारा या अहस्तक्षेपीय विचारधारा चल पड़ी है। इस विचारधारा के अनुसार अब यह माना जाने लगा है कि राज्य को कम से कम काम करने चाहिए। दूसरा है राज्य के सीमित होते कार्य। राज्य द्वारा अहस्तक्षेपीय विचारधारा अपनाने के कारण राज्य ने अपने आप को कुछ ही कामों तक सीमित कर लिया है, जैसे कानून व्यवस्था बनाए रखना, बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना आदि। बहुत से कल्याणकारी कामों को करना अब राज्य ने बंद कर दिया है। तीसरा है राज्य की शक्ति में वृद्धि। सूचना तकनीक के विकास के कारण आज राज्यों के पास घटनाओं और व्यक्तियों के बारे में ज़्यादा जानकारी है। इस जानकारी के आधार पर राज्य अब किसी भी काम को अच्छे ढंग से कर सकता है। अतः यह कहा जा सकता है कि सूचना तकनीक ने राज्य को पहले से ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया है। और चौथा है सरकार की निर्णय लेने की शक्ति में कमी। सभी देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन के कारण सरकार की निर्णय लेने की शक्ति में कमी आई है, क्योंकि अपने बारे में वे सभी निर्णय स्वयं लेने लगी हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो ये वैश्वीकरण के विरोध में कुछ तर्क थे। तो पूरा का पूरा पेपर आपको ये हल करके दिया गया है। धन्यवाद, नमस्कार।